नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ में बेहद खास मेहमान भारत के लोकसभा की नई अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी। 12 अप्रैल 1943 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिपलून में जन्मी सुमित्रा महाजन जी मध्य प्रदेश के इंदौर सीट से लोकसभा की सदस्य हैं। खास बात यह है कि ये लगातार 8 बार से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इंदौर सीट से जीतकर संसद पहुंच रही हैं। महिला सांसद के रूप में यह अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है। ताई साहेब के नाम से मशहूर सुमित्रा महाजन जी ने वकालत की पढ़ाई की है। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंदौर नगर निगम के पार्षद के रूप में की थी। इसके बाद ये इंदौर नगर निगम की उप महापौर भी रहीं। सुमित्रा महाजन जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वकील से राजनेता बनी सुमित्रा महाजन जी अपनी सरलता, ईमानदारी और साफ छवि के लिए जानी जाती हैं। सवाल पूछने और चर्चाओं में भाग लेने के मामले में ये सदन में बतौर सांसद काफी सक्रिय रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक पदों पर काम कर चुकी सुमित्रा महाजन जी कई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से भी जुड़ी रही हैं। आज हम सुमित्रा महाजन जी से तमाम सवालों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। सुमित्रा जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की हमारी इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। और बहुत बहुत आपको बधाई कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की व्यासपीठ पर आपको बैठने का मौका मिला। लोकसभा की आप अध्यक्ष बनी जी, उसके लिए सबको धन्यवाद देती हूँ। अध्यक्ष बनने के बाद से ही आप लगातार सक्रिय दिख रही हैं। अभी मैंने देखा जो भी नए सदस्य आए हैं लोकसभा के 62% इस बार नए लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। ये कैसे प्रभावी सांसद बने, इसको लेकर के आपने 2 दिनों का संसद में ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या बातें इसमें की गई। पर हमने देखा, आपने भी देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सांसद मोर देन 60% ये फर्स्ट टाइमर है। उसमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कभी इसमें विधानसभा में रहे होंगे, मगर बिल्कुल फ्रेश ऐसे लोग ही उसमें ज़्यादा है कि जो पहली बार ही कहीं आए हैं, पहले विधानसभा में भी नहीं रहे, ऐसे भी लोग हैं। और इसलिए हमने ये सोचा कि ये ज़रूरी है कि उनको एक तो मालूम हो जाए कि हम संसद बने हैं यानी क्या, उसका मायना क्या। अब हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसका मायना क्या, जनप्रतिनिधि का मायने क्या, मेरा व्यवहार कैसे होना, संसद के नियम क्या है वो कैसे मालूम पड़े। संसद इतनी बड़ी है, मैं आपको बताऊं कि पहले मैं जब पहली बार 89 में चुन के आई तो ये पूरी संसद के दरवाजे मालूम पड़ने में मुझे 6 महीने लगे थे। गोल गोल बिल्डिंग है, कहाँ से घुसे तो कहाँ से निकले। तो वास्तव में तो कई बार ऐसा होता था, मैं यूं ही घूमती थी देखने के लिए ये कमरा नंबर कितना, यहाँ पे क्या है, फिर भूल जाती थी कि कहाँ से जाऊँ तो कौन से कमरे में पहुँचूँ। ये वास्तव मेरे साथ हुआ, तो मुझे लगा वो भी होना चाहिए। तो मालूम, अब तो एक के बदले 3-3 बिल्डिंग आ गए। तो उनको ये सब मालूम हो, इस दृष्टि से ये 2 दिन का वर्ग जैसा लगाया था, प्रशिक्षण शिविर लगाया था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि करीब करीब 270 के ऊपर सांसद उसमें शामिल हो गए थे। तो एक बहुत अच्छी बात उसमें हुई। मैंने उसमें सीनियर मेंबर्स को भी हमने बुलाया था कि वो बातचीत करें, ये भी एक बात रखी थी। वाकई काफ़ी सफल आयोजन रहा। लेकिन जो नए सांसद हैं वो कैसे प्रभावी सांसद बन सकते हैं, क्या सलाह देंगी? वैसे वो भी एक प्रभावी सांसद कैसे बने, उस पर सुषमा जी ने भी अपना वक्तव्य दिया। मैंने भी जो शुरुआत में जो कहा था और उसी अनुसार ये पूरा प्रशिक्षण था। बाद में हमने हर सत्र के बाद क्वेश्चन आंसर भी रखे थे कि आपके मन में कोई बात हो तो पूछो। तो इसमें ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि जो संसद सदस्य चुन करके आता है उसके कहीं ना कहीं गंभीरता तो उसमें आना चाहिए कि करीब करीब 20 लाख वोटर्स, कई बार उसमें जब वोटर्स ही 10 लाख 20 लाख हो तो बाकी भी प्रजा जिसको हम कहते हैं वो तो उससे भी ज़्यादा है। तो इतनी सारी जनता का वो प्रतिनिधित्व वहाँ पर कर रहा है, एक पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहाँ प्रतिनिधित्व करते हुए उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो संभालना ही है।
कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्याएं भी यहाँ पर रखना है, उसका भी हल निकालना है, जो यहाँ से सेंटर से हल होने वाली हो। वहाँ के हैं तो वही के वही लोकल लेवल पे करे, वो एक अलग बात। मगर यहाँ दूसरी बात, तीसरी जो उसको है कि जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय समस्या, तो राष्ट्रीय समस्या, राष्ट्रीय नीति समझ करके उसको भी अपने तरीके से उसमें अपना योगदान और मूल रूप से कानून बनाने में योगदान देना है। तो बहुत बड़ी है। तो इस तरीके से उनको नियम का पालन करते हुए ये सब कुछ करना है। एक और मैं बताना चाहूँगी, मैंने कल जैसे, इसलिए हमने वो नियम भी उनको बताए, कौन से नियम में किस प्रकार की बात उठा सकते हो, क्या ये सब पूरा ट्रेनिंग का अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अभी भी कुछ बातें ऐसी बाकी रहेगी जो जानकारी देना है, मगर उनको सावध भी करना था। जब आप थोड़ा भी बड़ा आदमी, आप यूँ भी जानते हो जीवन में जरा सा भी कोई बड़ा बन जाए तो ऐसे लोग जुड़ भी जाते हैं कि पहचानना मुश्किल, और पुरानी पुरानी पहचान भी निकाल करके आते हैं। तो आपको रिकग्नाइज करना होता है सही व्यक्ति कौन, गलत व्यक्ति, ये भी एक प्रकार से सीखना। फिर राजनीति का, जैसा हम कहते हैं काजल की कोठरी वगैरह वगैरह शब्द बोलते हैं, अब उसमें से अच्छे से निकल के आना, उसके लिए क्या नियमों का पालन करें, बंधन क्या अपने ऊपर डालें, ऐसी कई सारी बातें हैं। तो वो सबकी जानकारी एक प्रकार से दी। और खुद का अभ्यास, मैंने जो जोर दिया, इस पर जो जोर सभी ने दिया कि नियमों का अभ्यास, मगर साथ ही साथ विषयों का अभ्यास। लाइब्रेरी को ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे ये करते रहे, रेफ़र करो, लाइब्रेरी में बैठो, जाओ, स्टडी करके बोलना भी हो। देखो, आपको एक नियत समय रहता है पार्लियामेंट में, आपकी पार्टी को पहले तो नियत समय मिलता है, फिर पार्टी आपको समय देती है कि भाई आधा घंटे का समय, 1 घंटे का समय पार्टी को मिला, इसमें ये 4 स्पीकर बोलेंगे, 5 बोलेंगे, तो वो समय आपको तय हो गया 10 मिनट में, 15 मिनट में। कई बार तो छोटी पार्टी हो तो 5 मिनट ही मिलते हैं, 2 मिनट मिलते हैं। अब मिले हुए समय में पॉइंटेडली अपनी महत्वपूर्ण बात रखना, ये बिना अभ्यास के तो हो नहीं सकता। तो ये सब थोड़ा सा इन 2 दिन में उनको मोटी मोटी बातें, व्यवहार कैसे करें जब आप पार्लियामेंट में जाते हो, स्पीकर का सम्मान कैसे रखा जाना, जो नियमों में है। स्पीकर व्यक्ति का नहीं है, वो सम्मान उस पद का है। तो पार्लियामेंट में स्पीकर की तरफ कभी आपकी पीठ नहीं होना चाहिए। आप किसी से बात भी करो तो ये ध्यान में रखो कि स्पीकर की तरफ पीठ नहीं। एक बात है, जो स्पीकर कोई बोल रहा है तो यू शुड नॉट क्रॉस हिम लाइक दिस। क्रॉस करना भी पड़े किसी महत्वपूर्ण कारण से तो नीचे झुकते हुए क्रॉस करके आपको जाना है। ऐसे कई सारे नियम हैं, व्यवधान नहीं पैदा करना वगैरह वगैरह। तो थोड़े वो भी उनको ये दे दी। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। सुमित्रा जी, आपने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत इंदौर नगर निगम के एक पार्षद के रूप में की थी, और आज आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े, एक तरह से कहा जाए कि पंचायत के हैं, मंदिर के हैं, उसके आप अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कैसे देखती हैं आप अपने इस राजनीतिक सफ़र को पीछे मुड़कर? ये बात सही है कि पहले तो एक कॉरपोरेटर के नाते जो अनुभव आया, या यूँ कहे कि किसी सभागृह बोलने का अनुभव कि देखो, चौरस्ते पर बोलना और सभागृह में बोलना 2 विभिन्न बातें रहती है। या मैं पहले प्रवचन देती हूँ तो प्रवचन देना, और किसी विषय पर उतने ही समय में बोलना। तो कॉरपोरेशन में रहने के कारण एक अनुभव मुझे वो आया कि सभागृह में व्यवहार कैसे होना। हालांकि वो एक छोटा अनुभव था। फिर कॉरपोरेटर के नाते लोगों के काम करते समय किस तरीके से करना, उसमें मर्यादा कैसे, तो वो अनुभव धीरे धीरे काम आता चला गया मेरे। बतौर लोकसभा अध्यक्ष आप अपने सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या मानती हैं? सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में, लोग ऐसा लगता है जैसे आंखें गड़ाए बैठते हैं कि अब देखो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होती है कि नहीं, सदन शांति से चलना चाहिए। ये जो अपेक्षा लोगों की है, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम होना चाहिए। जो आप देख रहे हो किस प्रकार से हम सभी राजनेताओं की, सदन की जिस प्रकार से आलोचना होती रही है, तो ये अपेक्षा है। और इसलिए एक समन्वयक के रूप में मुझे काम करना है। सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष, इनको दोनों में समन्वय करते हुए एक अर्थपूर्ण संवाद, डिबेट केवल यानी वाद विवाद नहीं, तो एक अर्थपूर्ण संवाद दोनों में हो जाए और अच्छी चर्चा होके किसी भी बात पे निर्णय तक हम पहुँचे।
ये मुझे लगता है मेरे लिए ज़्यादा चुनौती है। लेकिन आम जनता के बीच में यह धारणा सी बन गई है कि संसद में काम कम होता है और शोरगुल ज्यादा होता है। इस नकारात्मक छवि से कैसे निकलना चाहिए? वही मैंने कहा ना कि वो जो मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्थपूर्ण सुसंवाद कैसे हो, चले कैसे संसद ज़्यादा। और ये जो लगता है केवल हल्ला गुल्ला, इसमें मैंने पहले ही दिन आपने देखा हो तो मीडिया को भी अपील की थी कि कई बार ऐसा होता है मीडिया किसको महत्व, लोग अब हो गया है मीडिया का भी अपना महत्व, हम उसको चौथा स्तंभ तो कहते हैं, मगर जब चौथा स्तंभ कहते थे तब केवल लिखावट को महत्व था। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, दिखाते भी जाते हैं, तो कई बार होता है कि हल्ले गुल्ले को ज़्यादा अगर हम दिखाए तो लोगों को भ्रम हो जाता है। अभी एक साल में औसतन कितने दिन संसद की कार्यवाही चलती है? देखो, अपेक्षा तो ये है, कई बार माननीय आडवाणी जी कर चुके हैं कि कम से कम 100 दिन चलना चाहिए, ये अपेक्षा है, इससे भी ज़्यादा वास्तव में चलना चाहिए। तो क्या इसको बढ़ाने की कोई योजना है? होता है नहीं, क्या होता है कितने दिन चली में ऐसा है कि सत्र तो मान लो, जैसे अभी हमने सत्र डिक्लेयर किया है कि 7 जुलाई से 14 अगस्त तो डिक्लेयर्ड है हमारा, कि करीब करीब आप अगर देखो तो 1.5 महीना, उसमें सैटरडे संडे अगर छोड़ भी दिए जाए तो भी करीब करीब 40 दिन या उससे कम 35 दिन तो पक्का लगना है मान लो। मगर ये 35 दिन में अगर मैंने उतना कैलकुलेशन अभी किया कि कितने दिन होगा, मगर 7 जुलाई से 14 अगस्त है, उसमें से सैटरडे संडे छोड़ो, सब कुछ करो तो भी 31 दिन तक भी सभा में काम होता है, तो वो गिने जाते हैं, होना चाहिए। लगा सत्र 7 से 14 अगस्त तक, तो ऐसे जो काम के दिन जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी अपेक्षा, वो ही अपेक्षा है एक प्रकार से, और वो कोशिश रहेगी कि जो है वो काम हो जाए। तो आपको लगता है कि जितने दिन अभी चल रहे हैं साल में, उन कार्य दिवसों को बढ़ाने की भी आवश्यकता है? मेरा पहले कहना है कि कार्य दिवस बढ़ाने के बजाय जो कार्य दिवस है वो ठीक तरीके से काम करे तो भी बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की वकालत तो अधिकांश राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक हमारे देश में यह कानून नहीं बन पाया। क्या सोचती हैं आप? बनना चाहिए, हमने भी कहा था कि कानून होना चाहिए। महिलाओं को, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि महिलाओं की भागीदारी जिसको क्यों आवश्यक है, ये मानसिकता भी बनना आवश्यक। होता क्या है, तुम केवल हम इस बात पे जोर देते जाए कि देना है आरक्षण, देना है आरक्षण, तो उसका विरोधी। अपने ही घर में समझो, बार बार होता है, भाई और बहन है, और माँ अगर बार बार बोलेगी अरे वो लड़की है ना, उसको तो ये जरा खोने दो, उसको ऐसा ही है, ये लड़का है उसको, किसी को फेवरिटिज्म लगे तो विरोध भी शुरू होता है। मगर ये लगा कि ये आवश्यकता है। भाई को अगर ये हुआ कि बहन भी तुम्हारे साथ स्कूल जाना आवश्यकता है बेटा, तुम दोनों भाई बहन हो, घर कैसे, घर में सभी लोग संपन्न होना चाहिए ना, तो बुद्धि भी सबको समान है ना, तो उसके अनुसार सबको अधिकार है ना, सबके कर्तव्य है। ये वातावरण बनाना आवश्यक है, वो हम नहीं कहीं से कहीं बना पा रहे। ये जो कठिनाई आ रही है कई बार, क्यों आरक्षण क्यों है, किसी के हाथ पे, तुम महिलाओं के हाथ पे कोई लड्डू नहीं रखने जा रहे हो। सहभागिता, जब हम बोलते हैं ओम सहना भवतु सहनु भुनक्तु, तो ये सहभागिता जो है वो उस एक सेक्शन की नहीं है, इसका एहसास भी तो होना ज़रूरी है कि वो देना है। वो देने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो आरक्षण इज़ वन ऑफ देम, ये भाव मैं मानती हूँ। इट इज़ वन ऑफ देम, इट इज़ नॉट ऑल कि आपने आरक्षण दिया मतलब सब महिलाओं की सब दूर सहभागिता या वो भाव आ गया या सबके मन में वो रिस्पेक्ट आ गया, ये नहीं होता है। ये एक बात है, हम क्या कर रहे हैं, हम आरक्षण को ही सर्वोपरि मान के बात करें कि आरक्षण दिया कि मानो महिलाएं हो गई। काफी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि आरक्षण क्यों दिया जाए। हाँ, ये भाव पहले आना चाहिए, इस भाव की तैयारी होना बहुत आवश्यक है। आरक्षण देना है, जैसे हमने 50% तो शुरू हो गया करीब करीब पंचायत लेवल पे, बहुत अच्छी बात है, मगर उसमें भी वो भाव आया क्या। आज भी गांव में जाओ तो वो सरपंच महिला अपने तय काम करे, ये उसको मिले। आज भी गांव की महिलाएं पढ़ी लिखी होने लगी, अब घूंघट में रहते हुए क्यों ना हो, वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझे और लोग भी उसको उस तरीके से समझे, उसको मदद करे। ये दोनों भाव आवश्यक है।
नहीं तो क्या हो गया कि सरपंच तो बना दिया और काम देख रहा है सरपंच पति, वो तो घर से, उसको मालूम ही नहीं कि मैं सरपंच बनी हूँ, ये जस्ट डोंट नो कि सरपंच बनने का मायना क्या है, तो आरक्षण का फायदा नहीं होगा। तो हमें इसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। आप 25 साल से संसद में हैं बतौर सांसद, अपने अनुभव के आधार पर क्या कहेंगे कि राजनीति से अपराधियों को दूर रखने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? पहली बात तो अभी जैसे आया, ये तो मैं कहूँगी, अब ये कह सकती हूँ ताकत से कि जनता की बात समझ में आना चाहिए। अभी बहुत कुछ आ गई, जैसे जो हिंदुस्तान में हम कहते हैं प्रजातंत्र मजबूत हो गया, क्योंकि जनता को भी एहसास होने लगा कि ये गलत है। प्रजातंत्र में मेरा अधिकार वोटिंग का मेरा अधिकार, मगर केवल वो अधिकार नहीं, इस अधिकार का मैं अच्छे तरीके से कैसे उपयोग करूं, मेरे हाथ में है। चुनाव जिताना ये मेरे हाथ में, मेरे एक वोट पर हाथ में है। तो मैं चाहे तो अपराधी को जिताऊं, मैं चाहे तो अच्छे व्यक्ति को जिताऊं, मैं चाहे तो जो मुझे पैसा दे उसको जिताऊं। ये एक भाव जागृति जो मैं कहती हूँ, वो लगता है बहुत कुछ आ गई। अभी पूरी ऐसा नहीं कहूँगी। तो पहली बात वो जन जागरण, वो भाव जागृति, ये आवश्यक। आपने वकालत की पढ़ाई की, फिर राजनीति में आने का कैसे मन बनाया? एक्चुअली पढ़ाई की वो तो सब ठीक है, लेकिन राजनीति में वास्तव में मेरा कहीं से कहीं तक मन तो नहीं था। मैं सामाजिक काम ज़रूर बहुत करती थी। ये सामाजिक काम करते करते कहीं ना कहीं जब ये भाव आता चला गया, क्योंकि आप उसी समाज में रहते हो, तो समाज में बात आती है, कहीं अन्याय की बात आती है, तो हम जब सामाजिक काम करते हुए देखते हैं कि ये तो समाज पर अन्याय हो रहा है, मुझे उसमें देखना पड़ेगा। मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ। तो सामाजिक काम करते समय ये सोशल जिम्मेदारी का भाव अपने आप आता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपने ऊपर से कह रही हूँ। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव था मन में, कहीं ना कहीं काम कर रही थी, देख रही थी, और ये देखते देखते जब बात ध्यान में आई कि कहीं ना कहीं बात बिगड़ती जा रही है। आखिर राजनीति भी जो है वो भी हमारा जीवन का हिस्सा तो है, हम राजनीति करें या नहीं करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को भी प्रभाव तो डाल रही है। तो ये गलत दिशा में जा रही है। इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी क्या आवश्यक थी क्या, ऐसा मन में विचार आया, तो लगा आवश्यक नहीं थी। क्यों लगी? आंतरिक इमरजेंसी जो उस समय लगी, एक व्यक्ति अपनी कुर्सी बचाने के लगा रहा है, नहीं क्या फर्क पड़ेगा, अगर कुर्सी जा ही पे, बाद में अगर जनता का समर्थन है दोबारा आएगी, मगर उसके लिए मैं इस शस्त्र का उपयोग करके लोगों को जेल में भर दूं, ये गलत हो रहा है। ये जो एहसास जब मन में आया कि यह अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मैं एक प्रकार से मैदान में आ गई। क्या आपके परिवार में आपसे पहले कोई राजनीति में रहा है? ससुराल में तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, आज भी नहीं। सही में देखा जाए तो बच्चे आज काम करते हैं, मगर चुनाव में काम करते हैं। वैसे रुचि है तो पार्टी में भी काम करते हैं, मगर जिसको आप बड़े इससे कहते हो राजनीति, मेरे पहले तो कोई भी नहीं था। सामाजिक वातावरण ज़रूर था। मैके में भी अगर देखो तो मेरे पिताजी संघ चालक थे, मैं राष्ट्र सेविका समिति में जाती थी, तो वो भी सामाजिक वातावरण था। राजनीतिक कोई बड़ा मेरे पीछे थे मेरे पिताजी, या कोई मेरा एमएलए रहे, एमपी रहे, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे भाई ने ज़रूर एमपी का चुनाव लड़ा, मगर वो भी, मैं भी लड़ी 89 में, तो वो भी लड़ा था, उसको भी टिकट मिला। तो वो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने लगा था। पहले वो संघ का वो भी प्रचारक था, अरुण साठे नाम है उसका, तो वो संघ का प्रचारक था, उस विद्यार्थी परिषद का काम करता था। फिर धीरे धीरे इसमें काम करने लगा, तो 89 में ही उसको भी टिकट मिला था। ये भी एक प्रकार का सहयोग था। वो हार गया, मैं जीत गई, ये भी बात ज़रूर हो गई। तो ऐसा कोई सशक्त व्यक्तिमत्व था, ऐसी कोई बात नहीं, ना ससुराल में ना मैके में ऐसा राजनीतिक दृष्टि से कोई नहीं था। मगर मैंने जैसे कहा, ये मैं आ गई सामने, करती चली गई, तो यहाँ भी कई ऐसे अच्छे लोग थे। जैसे मध्य प्रदेश में जब काम मैंने शुरू किया, तो कुशाभाऊ ठाकरे जैसे जो लोग थे, जो समर्पित रह करके राजनीति में काम कर रहे थे, वो सत्ता के लिए काम नहीं कर रहे थे। मेरे सामने आदर्श तो वो हो गए ना कि राजनीति भी करना है तो सत्ता के लिए नहीं करना है, वो समर्पण है, वो भलाई के लिए कर रहे हैं। क्योंकि वो कुशाभाऊ ठाकरे कर रहे थे, अपने जीवन में उन्होंने करके दिखा दिया था। और भी ऐसे कई लोग हैं उस समय के, कई सारे मेरे सामने जो आदर्श थे वो है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी हैं, नानाजी देशमुख है, देखती थी मैं उनको, तो इनका देखते देखते मैं आगे बढ़। जिनसे आप प्रभावित हैं?
इनसे प्रभावित रही। अपने माता पिता के बारे में कुछ बताएं, इनसे क्या कुछ सीखा आपने? मेरी माँ, जैसे मैंने कहा कि वो राष्ट्र सेविका समिति की वो भी प्रमुख रही। हालांकि मेरी माँ तो मैं 8 साल की थी तभी चली गई, लेकिन मैंने उतने में मुझे जो बचपन की थोड़ी यादें हैं उसमें मुझे मालूम है कि मेरी माँ को पढ़ाई का लिखाई का बहुत शौक। उस समय वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरा जो भाई था वो उससे कुछ लेकर के पढ़ने की कोशिश करती थी। वो संस्कृत के जैसे राम रक्षा हो या हम बच्चों को लेके बैठती थी और बड़े भाई को बोलती थी कि तुम बताओ इसके उच्चारण कैसे, तो वो सीखने की उसकी कोशिश हुआ करती थी कि अब मैं एक वकील की पत्नी हूँ तो ये मुझे आना चाहिए, हो सकता है ये भाव हो। और जब पहली बार मेरा बड़ा भाई जो 11वीं पास, उस समय का मैट्रिक हम बोलते हैं, तो मुझे वो याद है अभी भी, इतना आनंद हुआ था उसको कि मैट्रिक हो गया। उस ज़माने में ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो शिक्षा के प्रति उसका प्रेम। दूसरा एक ऐसा था कि हम बच्चों के साथ बच्चे बन के खेलती थी, तो ये जो एक कहीं उसका हमने भाव देखा कि उसको शौक भी था कई सारी चीज़ों का। एक घूमने जाने का शौक था उसको, मतलब जीवन कैसे एंजॉय करना, ये भी उससे हमने देखा सीखा मर्यादा में रहते हुए। पिताजी तो मैंने कहा मेरे संघ चालक थे। उनसे जो बात शुरू में मैंने कहा कि जो मिली कि नहीं जाओ सुनने बैठो, कुछ अच्छा आ जाएगा तुम्हें। स्ट्रिक्ट भी बहुत थे कुछ बातें, ये भी तो कि अनुशासन बहुत था उनका। मुझे लगता है कि वही अनुशासन आपके अंदर है। संसद में बतौर सांसद मैंने आपको देखा है। एक बात और पिताजी से जो हमने सीखी कि उन्होंने जीवन में कभी पैसे को महत्व नहीं दिया। वो संघ चालक थे, वकील भी थे, वकीली में अच्छी चल रही थी, लेकिन हमारा घर नहीं था इन चिपळूण में, जहाँ हम खुद का नहीं था, हम किराए के मकान में रहते थे। तो कभी ऐसी चर्चा होती थी, मैंने सुना है कि भाई अभी तक मकान नहीं, घर नहीं बनाया आपने, खुद का मकान, अब वकील साहब आपको बनाना चाहिए, ऐसा भी कोई बोलते थे, कब बना रहे हो? तो वो बोले अरे मैं तो संघ चालक हूँ, गाँव घूमता हूँ, घर तो ऐसा होना चाहिए गाँव में तुम्हारा घर, क्योंकि जिस घर में जाऊँ वहाँ तुम्हारा अगर प्रेम से स्वागत हो गया तो वो तुम्हारा घर हो गया। ऐसे घर बनाना ज़रूरी कि अपना एक ईंट पत्थरों का मकान बनाना ज़रूरी। मतलब इसमें भाव कि पैसे को महत्व नहीं। हमारे घर में इतने लोग पढ़ाई के लिए रहते थे, उस ज़माने में होता भी था। तो एक बात उनसे सीखी, जीवन में अर्थ का महत्व नहीं है, अर्थपूर्ण जीवन तुम्हारा होना चाहिए। ये बात जो उनसे सीखी, बहुत बड़ी बात सीखी। बाकी बहुत सारी बातें सीखी, मगर इसमें ये एक बात ज़रूर मैं पकड़ के चली, और अन्याय के खिलाफ लड़ना। वो बिल्कुल खड़े हो जाते थे। एक छोटी सी बात आपको बताऊं उनकी, कि वो संघ चालक थे और उस समय महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी। महात्मा गांधी की जब हत्या हो गई थी तो आपको मालूम हो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उसका ये हुआ था, संघ के लोगों के घर जलाए गए थे। आज इन लोगों को भूल गए होंगे जब ये बात किसी का घर जलाने की करते, मगर उनके घर जलाए गए थे। संघ के स्वयंसेवकों को जगह जगह पकड़ के कई जगह मारा था, जो भी कुछ हुआ था अत्याचार। तो हमारे चिपळूण में ऐसी खबर आई, हमारे पिताजी घर में ही बैठे थे, तो बताते हैं। अब मैं तो उस समय छोटी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा समझती नहीं थी, बाकी लोग अब बताते हैं उस समय का उनकी बात कि उन्होंने क्या किया था, वो मैंने सुना हुआ है। कि ऐसी खबर आई कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा बाज़ार था, तो बोले बाज़ार में 2 संघ स्वयंसेवकों को लोगों ने, वो एक घर में छिपे हैं, लोग मारने दौड़े हैं, और घर के दरवाजे के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं कि उनको बाहर निकालो, मतलब मारने के लिए उतारू है वगैरह कुछ खबर आई। तो मेरे पिताजी घर में सादा घर के इसमें कुर्ते में बैठे थे, वैसे के वैसे वो गए बाजार उठ करके। ये सब मुझे सुनाते, आज भी लोग सुनाते हैं उनकी ये कहानी। और जाकर के खड़े हो गए वहाँ, बोले मारो, मारना है तुम्हें, मैं संघ चालक हूँ, मैं उनका प्रमुख हूँ, मारना है तो मुझे मारो। संघ पर आप आक्षेप है ना, हालांकि संघ ने तो कुछ किया नहीं, मगर मेरे बच्चों को, ये उनका वाक्य था, मेरे बच्चों को क्यों हाथ लगाओगे? और हाँ, और पिताजी का बहुत सम्मान था, यानी कांग्रेसी भी सम्मान करते थे उनका। तो उन्होंने कहा नहीं आप तो जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। आप भावुक हो गई है? हाँ, ये आज भी याद आता है ना कि आई हैव टू स्टैंड फॉर दैट। जो मैंने कहा, मैं इमरजेंसी में बाहर आई तो अन्याय के लिए आई ना, कि अन्याय जीवन में सहन नहीं करना। और उसमें हो सकता है, क्योंकि उस समय मुझे लोग बोलते थे कि तुम काम कर रही हो,
जेल में जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उस समय ये होता था इमरजेंसी में कि लोग, जो परिचित लोग भी, अगर आपका कोई जेल में है तो वो बोलते थे हमें मिलते नहीं हैं लोग, हमारे रिश्तेदार मिलने से डर रहे हैं और तू हमें पूछने घर पे आ रही हो कैसे हो, क्या कुछ ये है। ये बात है जीवन में। आपने अपने बच्चों को किस तरह के संस्कार दिए? आपके व्यवहार से बच्चे सीखते हैं। आप घर में कैसे रहते हो, आप अपने सासू जी से, मेरी माँ दादी से व्यवहार कैसे करती है, मेरी माँ दादाजी से कैसे, मेरी माँ काका से व्यवहार करती, चाचा से कैसे, ये देख के बच्चे बड़े होते हैं। वो आपके व्यवहार से सीखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो एक्चुअल उसी से सीखे बच्चे। बाकी तो है ही, उनको कहानी बताओ, उनको प्रेम दे दो, ये खाना कैसे खिलाओ, ये सब कई सारी बातें हैं। लेकिन ये, और इसलिए मैं आज कहती हूँ कि मेरे इतने साल का जो मेरा पॉलिटिकल ये लाइफ है, और लोग ये कहते हैं कि आज तक इनके ऊपर कोई दाग नहीं, ईमानदारी, तो कहीं ना कहीं मेरे घर के लोग, मेरे बच्चे, वो भी, उनका भी व्यवहार ऐसा है ना, उनका भी सपोर्ट इन सब चीज़ों में है। ईमानदार रहना कोई आसान नहीं है, उसके लिए घर को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। वो करा है उन्होंने, और उस तरीके से वो भी रहे हैं, तभी तो ये सब कुछ है। मुझे लगता है कि आप अपने संसदीय क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय होंगी, तभी लगातार 8 बार आपने चुनाव जीता, वह भी एक ही सीट से और एक ही पार्टी के टिकट पर। हाँ, ऐसा तो कह ही सकते हैं, ये है वास्तव में। लेकिन उसके और भी कारण हैं। लोकप्रियता मेरी होना या मेरा काम जो मैंने किया, मगर संगठन भी बहुत मजबूत है हमारा, कार्यकर्ताओं से संपर्क भी उतना ही है। कार्यकर्ता भी, आखिर जनता तक कौन पहुंचता है? जैसे वोट लेना है तो मैं कहती हूँ कि बूथ बूथ में, घर घर में कौन जाता है? आपका कार्यकर्ता जाता है। तो एक निष्ठावान कार्यकर्ता हो सकता है मुझे मिला, एक मजबूत संगठन भी उसके लिए कारण है, और भी कई सारे कारण हैं, तो जीतती चली गई। राजनीति के अलावा क्या कुछ और करना पसंद करती हैं आप जब कभी खाली वक्त मिलता है? अब तो मिलना कठिन है, लेकिन मैं पहले भी प्रवचन करती थी, तो आज भी कभी मौका मिला, देते हैं लोग बीच बीच में, तो करती हूँ। इससे तुम्हारा अभ्यास बढ़ता है। नाटक देखने का बहुत शौक़ है, तो आज भी समय मिला तो मैं सामान्य व्यक्ति जैसी जाके नाटक देखती हूँ, सिनेमा देखती हूँ। वास्तव में मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा, मैं बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना, वोराशियस रीडर थी एक समय में, बहुत पढ़ती थी। मैंने ज़िंदगी के 15-16वें साल तक मैंने हमारे गांव की पूरी लाइब्रेरी पढ़ डाली थी, ऐसी थी एक ज़माने में। अब इतना समय नहीं मिलता, लेकिन जब समय मिलता है मैं प्लेन में जाते समय कुछ ना कुछ पर्स में रखती हूँ और कोशिश करती हूँ। अब बहुत कम पढ़ती हूँ, मगर ये सब जो, एक तो जिसको आप कल्चरल चीज़ें कहते हो, गाना, म्यूज़िक सुनना, कार्यक्रम देखना, नाटक देखना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। मैं मानती हूँ उससे भी आपका एक व्यक्तिमत्व बनता है। आखिरी सवाल, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य जीवन मिला है, एक प्रकार से मैं मानती हूँ जितनी भी सांसें हैं कहीं ना कहीं भगवान की देन मानती हूँ, श्रद्धा रखती हूँ, तो उसका सदुपयोग हो, वो ऐसा रहे जीवन, जैसा मैंने कहा, एक अर्थपूर्ण, कि मेरे जाने के बाद लोग याद करें कम से कम, हाँ एक भली महिला थी, इतना भी याद किया तो बहुत कुछ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन न्यूज़ से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थी 16वीं लोकसभा की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेहद खूबसूरती के साथ और साथ ही बेहद बेबाकी के साथ जवाब दिया। सुमित्रा महाजन जी को अपनी बेबाकी, सरलता और साफ छवि के लिए हर जगह जाना जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में 16वीं लोकसभा देश की एक प्रभावी लोकसभा बनकर उभरेगी। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक इसी समय, आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में। तब तक नमस्कार।